नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश के 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी है। इन राज्यों में चुनावी पारा हाई है। तमाम मुद्दों पर जमकर बयानबाजी हो रही है। जनता से वादे किए जा रहे हैं तो जीत के दावे भी। उधर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंस में हैं। राहुल लगातार भाजपा और संघ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। अब जब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का घमासान है तो जाहिर है एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानों का जोर जमकर नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे में, जब राहुल गांधी ने कहा कि भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया, हमने मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है, उनका कॉन्फिडेंस गायब है, हम इन्हें सरकार से हटा देंगे। इसके अलावा राहुल ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। अब राहुल की इस चुनौती पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। वार पलटवार की इसी सियासत पर हम स्वदेश एजेंडा में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रामबन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर मोदी सरकार और संघ राहुल के निशाने पर रहा। राहुल ने कहा कि देश में भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि हमने मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है, उनका कॉन्फिडेंस गायब हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे, लोकसभा चुनाव के बाद वो अब कंधे झुकाकर आते हैं। उन्होंने पहले कहा जाति जनगणना नहीं होगी, अब आरएसएस ने कहा होनी चाहिए। लेटरल एंट्री पर भी वो बैकफुट पर आए। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम इन्हें सरकार से हटा देंगे। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया, आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया, हम इसे वापस देंगे। यहाँ राजा का शासन है, यहाँ के राजा उपराज्यपाल एलजी हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता था, मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था, मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को
जो स्टेटहुड है वो वापस देना है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल के दौरे को लेकर कहा कि उनकी यात्रा भारत के लिए एक संदेश है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने हमें पाकिस्तानी कहा। गठबंधन को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। हमारी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इत्तेहाद हुआ है, इंशाअल्लाह उसमें हम लोग कामयाब होंगे। ये हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये समझेंगे कि हम चाहते हैं कि रियासत आगे तरक्की करे और इस मुश्किल से निकले। मैंने पहली दफा देखा है कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए, इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेटहुड आना है। राहुल के चुनावी दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप अब जाकर गुलमर्ग में गुलछर्रे उड़ा रहे हो, लाल चौक पर खुले में घूमते हो, क्या ये सब आपके जमाने में संभव था? उन्होंने कहा कि लोग अब गुमराह नहीं होने वाले, लोगों ने बदलते जम्मू कश्मीर को देखा है। भाजपा का मानना है कि जब लॉ एंड ऑर्डर सही होगा तो राज्य का दर्जा पुनः बहाल होगा। बहुत कुछ छीना है, आतंकवाद छीना, अलगाववाद छीना, परिवारवाद छीना, भ्रष्टाचार छीना, जो आपने 370 धारा के कारण से लोगों को इस देश से अलग किया था उसको छीना, ये सब चीजें छीनी गई। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट का दौर आया उसके बारे में बात करिए। आप हो अब जाकर के गुलमर्ग में गुलछर्रे उड़ाते हो, आप ही हो जो अब सेल्फी पॉइंट पर जाकर के लाल चौक में खुले से घूमते हो। क्या ये आपके जमाने में था? इस चीज को समझना चाहिए। लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं, लोगों ने बदलते हुए जम्मू कश्मीर को देखा है। स्टेट वर्सेस यूटी, भारतीय जनता पार्टी का भी यही है कि यूटी मिलेगी, स्टेट मिलेगी, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक सही कर दिया गया है। आपके पत्थरबाज जिनका आप समर्थन कर रहे हैं वापस लाने का, वो तो हम लाने नहीं देंगे। आप जिन वो कैदियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं जो आतंकवाद में संलिप्त हैं, उनको नहीं छोड़ने देंगे। इसलिए आपके सपने पूरे होने वाले नहीं। ये स्टेट भी हम देंगे और साफ सुथरा वातावरण भी हम करेंगे। आपने बहुत कुछ कर लिया। अब लोगों की जो मन में बात है उनको पता है कि कांग्रेस, अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार ये हमेशा से लोगों को गुमराह करते रहे। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वक्तव्य सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि जिस व्यक्ति ने देश को विश्व में सबसे बड़ी ऊंचाई पर ले जाके छोड़ा है, आज उसके प्रति राहुल गांधी का ये कहना कि वो अब झुक के चलते हैं, वो अब सिर झुका के चलते हैं, ये बहुत अशोभनीय लगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने कश्मीर में किया है, वो धारा 370 को बहाल करने की जो बात कर रहे हैं बार बार, पूरा कश्मीर का जो आवाम है, जो वहाँ के लोग है, जो वहाँ की जनता है, वो देख रही है कि हमें कितना फायदा हुआ है, कितना टूरिज्म बढ़ा है और कितनी लोगों की जिंदगी बदली है। इसलिए वो उनकी जमानत जब्त करने वाले। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस हैं। इससे पहले भी लगातार राहुल के निशाने पर भाजपा और मोदी सरकार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इससे पहले भाजपा सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे राज्य के सियासी समीकरण बदले हुए हैं, जिन पर लगातार केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की चुनावी जंग में किसकी शह होती है और किसकी मात। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो जम्मू कश्मीर के चुनावी रंग में सियासी पारा चढ़ गया है। राहुल गांधी की तरफ से लगातार यहां पर सरकार को घेरा जा रहा है और नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से अपन बयानबाजी की जा रही है, देखना होगा इसका असर कितना होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता कर्नाटक से अमित तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से मलिक जावेद जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से निशांत ठाकुर जी, आप प्रवक्ता दिल्ली से हुदा जरीवाला जी, राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से अरविंद पत्सी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मलिक जावेद जी, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चुनावी जनसभा में इसका एक असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर देखें उनके इन बयानों को थोड़ा सा विरोधाभासी भी लगता है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि तानाशाही कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से सब कुछ कर रहे हैं वो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जिस तरह से वो एक सीना तान के चलते थे अब वो कम हो गया, उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, वो डरे हुए घूम रहे हैं। तो कुछ विरोधाभासी भी दिखाई दे रहा है। ये भगीरथ जी आपका आकलन है, आप जैसे चाहे आप स्वतंत्र हैं, आप करते हैं, लेकिन वो इस नहीं, मेरा आकलन नहीं, मैंने सिर्फ सवाल कर रहा हूं क्योंकि ये वो बयान है जो राहुल गांधी की तरफ से आ रहे हैं। ये दोनों बयान राहुल गांधी की तरफ से, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं। ठीक है, आपका कंटेक्स्ट है, आप कैसे भी जज करें, लेकिन मेरा ये जवाब है इसमें कि पहले मोदी जी सारे इंपॉर्टेंट बिल मनी बिल के रूप में और ध्वनि मत से पास करा लेते थे, आज जेपीसी में भेजने पड़ रहे हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पे, तो जम्मू कश्मीर में भी मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है। इसकी गारंटी आज राहुल गांधी जी ने दे दी है। वो इसलिए खुलने वाली है क्योंकि 2015 में मोदी जी ने ऐलान किया था जम्मू कश्मीर की सरजमीं से कि 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। 10 साल हो गए, पैकेज मिला? बिल्कुल नहीं मिला। 10 साल से जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। मोदी सरकार विफल रही पिछले 5 सालों में चुनाव कराने में। तीसरा पॉइंट, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो वो हरियाणा में है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में है। तो भाजपा की सरकार ने युवाओं को ठगा है, किसानों को ठगा है और पूरे जम्मू कश्मीर को ठगा है। और आतंकवाद की बात ये करते थे गृह मंत्री हो, अमित शाह जी हो, कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अब हटने के बाद अब पत्थर भी नहीं चलता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ने राज्यसभा में बताया कि जून 2018 से लेके जुलाई 2023 तक यानी 5 सालों में 308 जवान शहीद हुए। तो उसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 90 दिनों में 18 जवान हमारे जम्मू कश्मीर में शहीद हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? और ये बार बार जो भाजपा के लोग हैं कश्मीरी पंडितों भाइयों का हमारा मुद्दा उठाते हैं चुनावी लाभ लेने के लिए। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, 10 सालों में कितने लोगों को, कश्मीरी पंडितों को आपने नौकरियां दी और उनको वापस भेजा जहां से वो आए थे? उसका जवाब मुझे चाहिए। और लद्दाख के लोग क्यों सड़कों पे थे? क्यों लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो चराने वाली जमीन थी वो चीन ने कब्जा ली है? 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो इनके नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी यही दावा कर रहे हैं। तो आज पूछना चाहते हैं कि 22 से ज्यादा राउंड हो चुके हैं चीन की आर्मी के साथ और सेना की, हमारी भारतीय सेना के साथ, वो क्यों विफल रहे? हमारे कितने पेट्रोलिंग पॉइंट थे जो मोदी सरकार ने गवा दिए? उसका भी बयान में सुनना चाहता हूं, उसका भी जवाब दें। आज जम्मू कश्मीर इनके झूठ से, इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है। जिस गवर्नर ने आरोप लगाया और प्रमाण सामने रखे देश के सामने कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ऑफर मुझे यहां पे आया गया, उनके घर पर ही सीबीआई और ईडी का छापा लगवा दिया। तो पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आपने पिछले 10 सालों में क्या दिया? कितनी नौकरियां दी? कितने बच्चों को आपने पढ़ाया? कितने लोगों को रोजगार दिए? आज जम्मू कश्मीर का लोग पूछ रहा है। और जो जन समर्थन इंडियन अलायंस को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, उससे भाजपा के होश उड़े हुए हैं। आने वाले आगामी 4 राज्यों में चुनाव है, चारों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा का झूठ, नफरत का जो इन्होंने जाल फैलाया है, भ्रम का जो जाल फैलाया है, वो मोहब्बत की दुकान काटने जा रही है। ठीक है अमित तिवारी जी, इंडिया अलायंस एक बार यहां पर फिर से कमाल करने वाला, जिस तरह से मलिक जावेद जी भी कह रहे हैं और राहुल गांधी तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहले तानाशाही थे अब वो डरते हैं, अब जनता से उनको डर लगने लगा, इसलिए हर चीज में वो बैकफुट पर आ रहे हैं। अमित जी, मुझे लगता है शायद आपने म्यूट करके रखा, आप उसको अनम्यूट कर देंगे। आप जी, आपकी बात जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी भगरे जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने शुरुआती वक्तव्य जो उसने लिख कर लाए थे, उन्होंने पूरा धारा प्रवाह बोल दिया है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं हुई।
देखिए, सवाल वो भाजपा से पूछ रहे थे, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए था कि वो जनता के लिए क्या करेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या करेंगे, उनका जम्मू कश्मीर के लिए फ्यूचर मैप क्या है। क्योंकि जब तक उनकी सरकार रही, राहुल गांधी तो बिना सिक्योरिटी के, अभी जैसे आप देख रहे हैं, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर में पद यात्रा निकालते हैं, कभी भी वहां पे पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी वहां पहले कभी ऐसे नहीं पहुंचे थे। तो जो शुरुआती अंतर है वो उन्होंने पहले ही अपने ही राहुल गांधी जी अपने दौरे से ही ये दिखा रहे हैं कि कश्मीर में बदला हुआ क्या है। दूसरी बात, आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनको ये बताना चाहिए कि क्या वो इस बात से सहमत हैं कि शंकराचार्य पर्वत का नाम जो बदला जा रहा है, तख्ते सुलेमान बोला जा रहा है, क्या उसके वो सहमत हैं। उनको ये बताना चाहिए कि क्या जो एनसी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि प्रमोट रीजनल ऑटोनॉमी, क्या इसके साथ वो सहमत हैं। क्या वो 370 वापस लाने के बात पर सहमत हैं। क्या वो चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले वाल्मीकि समाज को वहां रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं होता था, वो अब होने लगा है, क्या उसको वो रिवोक करना चाहते हैं। क्या वो दलितों का, एससी का, एसटी का रिजर्वेशन का हक मारना चाहते हैं। इन सब मुद्दों पर उनको पहले अपने क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। वो उल्टा जवाब भाजपा से पूछ रहे हैं। भैया, चुनाव आपको लड़ना है, नंबर वहां पे आपको लाना है और सरकार भी आपको बनानी है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। हमारा स्टैंड तो क्लियर है, 370 हमने हटाया है और कोई कैसी भी साजिश कर ले वो वापस नहीं आने देंगे। ये हमारा स्टैंड क्लियर है। शंकराचार्य पर्वत का नाम नहीं बदलेगा, हमारा स्टैंड क्लियर है। कश्मीर में फिर से 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, हमारा स्टैंड क्लियर है। वहां पर शोषितों को, वंचितों को, एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन अब मिलना शुरू हुआ है, उनको नौकरियों में मिलने आगे भी जा रहा है, वो नहीं बदलने जा रहा है। तो कश्मीर एक खुशहाल कश्मीर की तरफ बढ़ चला है। लेकिन इनकी दिक्कत कहां आती है भगीरथ जी, आपको पता है? जब ये देखते हैं, अभी 15 अगस्त गया है, जब ये देखते हैं कि कश्मीर के हर घर पर भारतीय झंडा लहरा रहा है, तब इनके दिल में दर्द वहां से शुरू हो जाता है। क्योंकि जो ये इनके सपनों का कश्मीर तो हमने देखा है कि वहां पर आतंकवाद पनपता था, वहां पे पत्थरबाज पनपते थे, वो था कांग्रेस के सपनों का कश्मीर। हमारे सपनों का कश्मीर आज देखेंगे तो आज आप देखेंगे पिछले 10 सालों में 2.5 करोड़ से ज्यादा वहां पर पर्यटन वहां पे बढ़ चुका है। ठीक है, किस तरीके से आप कह रहे हैं जो 2.5 साल की बात करें या 370 हटाने की बात किया, उसके बाद की जिस तरह से आप विकास के दावे को लेकर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सपनों की बात आपने की। हुदा जरीवाला जी, आपकी पार्टी किस सपनों के साथ है? कांग्रेस की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से जो सपना दिखाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, या फिर जिस तरह की वहां की स्थिति बताई जा रही है कि 370 हटने के बाद, या बीजेपी जो दावे कर रही है, यहां पर आप पार्टी किस सपनों के साथ है? जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को बांटने का काम किया है। ये बात करते हैं आर्टिकल 370 हटा के कश्मीर में मजीद डेवलपमेंट करने की, जॉब्स क्रिएशन करने की, लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस नफरत में इजाफा किया है। हम सब वो मंजर भूले नहीं है जहां पे जब तक ये आर्टिकल 370 लागू नहीं हो गया था, किस तरीके से वहां पे ना नेटवर्क था, बड़े बड़े नेताओं को, चाहे वो पीडीपी के नेता हो, चाहे वो एनसी के नेता हो, किस तरह से उनको नजर बंद कर दिया था, घर में बिठा दिया गया था। लोग, जनता अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रही थी। हत्ता के इंटरनेशनल मीडिया जब आना चाह रही थी, बाहर से लोग इस सिचुएशन का जायजा लेना चाह रहे थे, तो उसमें हमने देखा था किस तरीके से सारे के सारे कश्मीर तक पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए गए थे। ये है बीजेपी की तानाशाही। जी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, अब तो सारे रास्ते खुल गए हैं, अब तो नेटवर्क फिर से बहाल कर दिया गया है, अब तो ऐसा नहीं है ना। बात हुई थी कश्मीरियों को रोजगार देने की, कितनी जॉब्स क्रिएट कर दी मोदी जी ने। बात हुई थी कश्मीर में अमन, चैन, शांति की, लेकिन हमने देखा कि कहीं पे भी आज भी कश्मीरी सेफ नहीं है। हमने देखा आज भी अटैक्स उनके ऊपर हो जाते हैं, आज भी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि बांटने की बात कर रहे हैं, क्या आप पार्टी ये मानती है कि 370 हटाकर यहां पर बांटने की रणनीति कर रही है या फिर बांटने की राजनीति कर रही है? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है 370 हटाकर हमने कश्मीर को, हमने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया है, जिसको लेकर लगातार हमें पाकिस्तान से चर्चा करनी पड़ती थी या फिर अक्सर जो इंटरनेशनल दबाव उस पर देखने को मिलता था। और आप कह रहे हैं कि यहां पर बांट रही है बीजेपी। जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीकेकार है, वो कम से कम हम और आप नहीं करें।
हम सब जानते हैं कि इस मुल्क को पाकिस्तान से इस वक्त वो खतरा नहीं है जो अंदरूनी अपने मुल्क के बैठे हुए उन नेताओं से खतरा है जो नहीं, लेकिन मेरा सिंपल सवाल है, क्या आप पार्टी का स्टैंड है कि 370 हटाकर यहां पर, खासकर जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्या बीजेपी ने यहां पर बांटा है? क्योंकि बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं कि हमने 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया है। बहुत सारे जो वहां पर प्रक्रिया थी, जो वहां पर लागू नहीं होते थे कानून, अब वो भी वहां पर लागू होते हैं। पंडितों को रिहैबिलिटेट कर दिया, कितने पंडितों को वापस जाके कश्मीर में अपना, अगर उनका कोई हक जो जिसकी वो बात करते हैं, जिसमें बाकायदा से मूवीज तक बनाई गई हैं, कितने कश्मीरी पंडितों को अपना हक मिल गया वहां पे, कितने लोगों को वहां पे रिहैबिलिटेट कर दिया गया। किसको फायदा हुआ है 370 हटाने से? ये चुनाव जो अब हो रहा है जेएनके का, ये इतना डिले होके हो रहा है। एलजी को आपने वहां पे एक राजा की तरह बिठा दिया। जिस तरह से दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल जी को कोई काम नहीं करने देते, एलजी अड़चने लगा के बैठ जाती है, बिल्कुल उसी तरह से अब जेएनके को एक बिल्कुल तानाशाही के माहौल में ढकेल रहे हैं। कौन सा काम हो गया कश्मीरियों के लिए? कौन से एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट बन गए? कौन से उनके मुद्दों की कोई बातें हो गई? कौन सी नई इंडस्ट्रीज वहां पे चली गई? क्या डेवलपमेंट के काम हुए? भारतीय जनता पार्टी एक काम सुनवा दे, एक काम गिनवा दे, एक काम बता दे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे जो प्रावधान थे, मुझे लगता है ठीक है, बहुत सारे सवाल उठाए। ठीक है अमित जी कुछ बात मैं ऐड करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है शायद वही बात आप ऐड करने जाएंगे। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। नहीं भगीरथ जी, मैं कह रहा था कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा टनल, रोडवेज टनल कश्मीर में ही है। क्या बात कर रही है? इनको कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ पता होगा तब तो आदमी आप आके यहाँ पे बिना पढ़े लिखे आके आप पे बैठ जाते हैं। प्रवक्ता आप आम आदमी पार्टी के, पहले 44,000 लोगों की हमारे जवानों की जान चली गई। 44,000 लोग जवानों की जान, इसका जिम्मेदार कौन है? आज से 2014 से पहले 44,000 जवानों की जान का जिम्मेदार कौन है? ये बताएगा कोई? जो 38,000 वर्ग का किलोमीटर का क्षेत्रफल जो चाइना को दे दिया गया, ये कहते हुए कि वहां पर एक बाल भी नहीं उगता है, एक घास भी नहीं उगता है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका क्या बात कर रही हैं? नहीं बैठ सकते। आम आदमी पार्टी आज जो वैभव कुमार है वो जेल से छूट कर आता है, सुनीता निशान जाऊंगा आपके पास करती है कि सुकून। नहीं ठीक है अमित जी मुझे लगता है मुद्दे से हम ना जाए, हम दिल्ली के मुद्दों पर ना जाए, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर है। ठीक है निशान जी देखिए, जिस तरह से आप पार्टी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कुछ नहीं बदला 370 में, हालांकि बहुत कुछ बदला, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर देखिए एक बड़ा यहाँ पर एक विकास देखने को मिला, खासकर वो विकास आरक्षण को लेकर हुआ है, जो आरक्षण जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होता था। और जिस तरह से आपके नेता पीडीए की बात करते थे, कम से कम पीडीए यहां पर जम्मू कश्मीर में अब दिखाई दे रहा है 370 हटाने के बाद, एसटी एससी ओबीसी को उनका आरक्षण मिल रहा है जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, मुझे लगता है। लेकिन शायद हुदा जरीवाला जी को शायद इसका संज्ञान नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। निशान जी हो रहा है, ठीक है निशान जी, समाजवादी पार्टी बीजेपी की एक सीट नहीं आई लोकसभा में, उनके उतर गए थे। डरते हैं वो कश्मीरियों से, डरते हैं वो वहां पे चुनाव लड़ने से, क्योंकि उनको पता है उनकी। उदा जी मुझे लगता है कि सीटों को लेकर आकलन करेंगे तो इस बार दिल्ली में भी आपके पास एक भी सीट नहीं है लोकसभा में, तो मुझे लगता है कि शायद सीटों को लेकर हम आकलन ना करें, हम मुद्दों की बात करें। ठीक है निशान जी पीडीए की बात आप करते हैं, लेकिन अगर पीडीए देखेंगे तो जो एक सपना है अखिलेश यादव का, वो कम से कम 370 हटने के बाद यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। निशान जी आपने दो सवाल आपके उठते हैं सभी चैनल के माध्यम से। मेरे वरिष्ठ साथी चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी और सभी पार्टियों के बैठे हुए हैं, हमेशा ही समाजवादी पार्टी का एक अपना नारा रहा है, पीड़ित दलित और आधे से अधिक आबादी औरत। अब जिस नारे के ऊपर आप बात कर रहे हैं, देश ने ये दिखा दिया है कि देश के अंदर भारत की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी अपने अध्यक्ष को तो ब्राह्मण बनाया है समाजवादी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ी है, देखा होगा अमित जी कहीं आपकी इस टिप्पणी से कहीं ब्राह्मण समाज नाराज ना हो जाए, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। चलिए ठीक है, मुझे लगता है हम थोड़ा डिटेल हो जाएंगे। निशान जी उस टिप्पणी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के बाने हुए राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी पे की जा रही है, उसने देश ने दिखा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर बता दिया है कि कितनी बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा है। और आने वाले समय में आप देखेगा कि जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ कि अगर सब लोगों की अगर बात आ रही है, तो आपने देखा होगा कि पीढ़ी के खिलाफ में, जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख अपनाया था, उत्तर प्रदेश ने ही इनको हरा के रख दिया है।
और बात अगर आप जम्मू कश्मीर में करेंगे तो कोई एक जिस 370 की आप हटाने की बात करें। निशान जी, लगता है आपकी आवाज में थोड़ी समस्या और हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति का अपना बता दीजिए, अपना वहाँ पे निशान जी हम दोबारा संपर्क करेंगे, कुछ आवाज में कुछ शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ठीक है, हम दोबारा आएंगे आपके पास से। अरविंद भट्ट जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निशान जी, आऊंगा दोबारा आपके पास, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है आपकी आवाज में। अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। अरविंद जी, देखिए, एक तरफ राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, एक तरफ तो वो तानाशाही का आरोप लगाते हैं कि तानाशाही है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जनता से अब डर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस चला गया है। एक इस बयान पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और दूसरा जो एक समीकरण या राजनीति दिखाई दे रही जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से दोनों, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें या विपक्ष की बात कर लें जिसमें कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात चुनावी माहौल है, तो दोनों तरफ से बात कंप्लीट नहीं हो पाई है सर। निशान जी, आऊंगा मैं दोबारा, आपका समय है अभी, उस वक्त थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थे, आऊंगा दोबारा आपके पास में। अरविंद जी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चुनावी समय है, चुनावी माहौल है, तो एक दूसरे पे आक्षेप तो लगेंगे ही, लग रहे हैं और लगते रहेंगे। देखने वाली बात यह है, जो कहा जाता था कि 370 कभी नहीं हटाई जा सकती, वो हटी, उसके बाद शांति रही। एक पार्टी के प्रवक्ता ने ये बोला सब कुछ बंद कर दिया था, प्रिकॉशन लेना जरूरी था देश में, मार काट के बजाय कुछ शांति का माहौल बने, उसके बाद ही सब कुछ खोला गया, और ये बड़ी नॉर्मल प्रक्रिया है और ये सही तरीके से करी गई। अब रही बात इसकी कि वहां नौकरियां कितनी लगी। यस, नौकरियों के लिए काम चल रहा है, नई गवर्नमेंट आएगी और वो रिजल्ट्स उस समय मिलने शुरू होंगे। आज की तारीख में भी कुछ तो लगी हैं, ऐसा नहीं है कि लगी नहीं है। तो ये हर तरफ से आक्षेप प्रत्याक्षेप चलता रहेगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी। रही बात कि नेता विपक्ष जो बोल रहे हैं, उनको भी अपना ग्राउंड बनाना है। जम्मू कश्मीर में वो जिनके साथ मिले हुए हैं उन्हीं के साथ पहले थे, और क्या हालात देखे गए हैं देश के अंदर, शायद रूह कांपती थी कन्याकुमारी तक। तो वो ना बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अच्छी बात, नई बात, देश की तरक्की, स्टेट की तरक्की, उसकी बात करी जाए, रादर देन ये कहा जाए कि कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है, लेकिन शायद इतनी 65 साल की जो प्रताड़ना थी उसके बाद समय लग रहा है। और ऑब्वियसली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, उपराज्यपाल चला रहे थे, वो भी एक ड्रॉबैक होता है। अब चुनाव हो रहे हैं, थिंग्स विल ड्रामेटिकली इंप्रूव एंड लेट्स वेट फॉर दैट। गवर्नमेंट किसी की भी आए, जो काम करा गया है उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है श्रीवास्तव साहब, देखिए 370 को लेकर बीजेपी पूरे देश में गई, कई विधानसभा चुनाव भी 370 को लेकर लड़ा, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, और इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन अब राज्य में इसका क्या असर हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से लगातार घेरा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कभी पहले तानाशाह कहा गया था, अब कहा है कि वो उन जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ 370 राज्य में भी एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी स्टेटहुड की बात करें तो एनसीपी 370 फिर से वापस लाने की बात कर रही है, और दोनों पार्टी गठबंधन में है। देखिए भागीरथ जी, जहाँ तक 370 हटाने का सवाल है, सरकार ने ये जो काम किया एकदम सराहनीय है, और इसलिए सराहनीय है कि इनका एक बहुत पहले से एजेंडा भी था कि देश में 2 संविधान 2 विधान नहीं चलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, आज से नहीं पहले से ही 370 हटाने का था, जिस वादा को उन्होंने पूरा किया। जहाँ तक कश्मीर में नॉर्मलसी बहाल होने का सवाल है, निश्चित रूप से पत्थरबाजों की संख्या कम हुई, मतलब नहीं के बराबर हो गई है। अन्य काम भी डेवलपमेंट के हो रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 10 साल बाद वहाँ चुनाव हो रहा है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर। तो हमें लगता है कि जो काम अभी कुछ बचा हुआ था, सरकार को उसे करना चाहिए था, हो सकता है वो पूरा नहीं हुआ हो, जिसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर है। दूसरी बात, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है और जो बयान आ रहे हैं, देखिए चुनाव है, हर दल का जो शीर्ष नेता है निश्चित रूप से ये सारे प्रयास करता है जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए। उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने कुछ अपने बयानों में जिक्र किया कि ये जो इलेक्ट्रल जो नियुक्तियों की बात किया, या जिस तरह से अन्य कई ऐसे बिल थे जो वापस हुए, वक्फ बोर्ड का वापस हुआ। अब वो समझते हैं कि हम ये जो विपक्ष के दबाव के कारण हुआ, हो सकता हुआ हो, विपक्ष के साथ साथ उनके दलों का भी दबाव है। तो इन सारी चीज़ों को भी देखना होगा, और इन बातों को वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है,
कतई ये नहीं कहा जा सकता कि उनको जिस तरह से उन्होंने बयान दिया राहुल गांधी ने, एकदम पूरे हमलावर अंदाज में दिया। वैसा बयान कितना वहाँ की जनता स्वीकार करती है तो इलेक्शन बाद पता चलेगा कि वहाँ के लोगों ने कितना इनके भाषणों को, इनके द्वारा जो की गई है घोषणाएं करी जा रही हैं, उनको जनता चुनाव में कितना एक्सेप्ट करती है। सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये कि कोई भी दल हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस हो, इन सारे दलों में जब भी अभी नेता जाएंगे तो अभी बहुत सारा समय बाकी है चुनाव में, और इन चुनाव के दौरान क्या क्या बातें आती हैं ये भी समझने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब तक एलजी का शासन, देखिए पब्लिक क्या है, वो चाहती है कि एक लोकप्रिय और चुनी हुई सरकार हो, लेकिन अगर वो केंद्र शासित सरकार है तो निश्चित रूप से वहाँ भी एलजी का दबदबा रहेगा। अगर स्टेटहुड की बात राहुल गांधी करते हैं, और जहाँ तक हमको लगता सरकार ने भी मुझे लगता लोकसभा में उस समय अमित शाह जी ने भाषण भी दिया था कि कुछ दिन बाद स्टेटहुड जो है उसको लागू किया जाएगा। तो अब ये समय आ गया है, ये सरकार जो चुनी जाएगी या जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद की परिस्थितियाँ क्या निर्मित होती हैं, क्या उसको स्टेटहुड बहाल होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पूरा कश्मीर का चुनाव इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। 370 हटाने की बात या 370 लाने का जो वहाँ पर कुछ पार्टियाँ ये कर रही हैं, अपने घोषणा पत्र में शामिल की हैं। कांग्रेस जो है स्वतंत्र राज्य के दर्जे की बात कर रही है। इन सारे मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हमें लगता है कि कश्मीर में एक अभूतपूर्व परिस्थितियां बनेगी जो देश से अलग हैं। देश में चुनावी मुद्दे कुछ और थे, लेकिन वहाँ के चुनावी मुद्दे कहीं और जा रहे हैं। तो इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में वार पलटवार होते रहेंगे। और जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, एक बड़ा संवेदनशील स्टेट जिसे कहा जा सकता है, जहाँ आतंकवाद और तमाम चीज़ें पहले से काफ़ी रही हैं और जो धीरे धीरे कुछ कम भी हुई हैं, लेकिन आज भी घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे जवान हमारे शहीद भी हुए पिछले दिनों में, तो उन पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि जो 10 साल का शासन है, खास करके 370 हटने के बाद कुछ परिवर्तन जरूर कश्मीर में हुआ है। वो कितना हुआ है वो तो वहाँ की जनता अपने मैंडेट से तय करेगी। बिल्कुल, वाकई। इसलिए मुझे लगता है अमित जी, देखिए एक बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए। जिस तरह से राहुल गांधी एक आक्रामक होकर लगातार बीजेपी को घेर रहे, आरएसएस को घेर रहे, नरेंद्र मोदी को घेर रहे, इसका जवाब तो आप लोग को आऊंगा, निशान जाऊंगा आपके पास, इसका जवाब तो देना ही आपको अमित जी। लेकिन मुझे लगता है पूरे दुनिया की नजर कश्मीर में किस तरह से बीजेपी वहां पर वोट हथियाएगी, किस तरह से बीजेपी वहां पर वोट लेगी, कितना प्रतिशत बीजेपी का बढ़ेगा, इस पर नजर जरूर रहेगी। जम्मू में आप लोग मजबूत तो हैं, लेकिन कश्मीर में क्या कुछ असर होगा मुझे लगता है जरूर देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान की भी नजर होगी, पूरे विदेशी मीडिया की भी नजर होगी। तो कैसे आपको क्यों लग रहा है कि कश्मीर में, जिस तरह से आप झंडे की बात कर रहे थे, कश्मीर में किस तरह से आपको लग रहा है कि आप मजबूत स्थिति में जा सकते हैं? क्योंकि अगर आंकड़े देखें तो मुश्किल है शायद एक आध सीटें भी आपके नसीब में हो, पर भी क्या फोकस यहां पर रहेगा किस तरह से वोट प्रतिशत आपका बढ़े, या फिर वाकई कुछ कॉन्फिडेंस है आपको कि एक आध सीटें वहां से आप निकाल सकते हैं? भगीरथ जी, देखिए कुछ चीजें समझने की जरूरत है कश्मीर के मामले में कि कश्मीर 370 से पहले किस तरीके से ज्यादातर सीटें जम्मू में कम हुआ करती थी, कश्मीर प्रांत में ज्यादा हुआ करती थी, ताकि कश्मीर का दबदबा बना रह सके पूरे के पूरे क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पे परिसीमन के बाद जब इस चीज यहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो एक वो फैक्टर तो जरूर रहेगा कि वहां पर अब सीटों का जो मतलब अंतर था जम्मू और कश्मीर के अंतर में, तो वो कम होगा, वो बैलेंस रहेगा। तो एक फैक्टर वो है। दूसरा, जो हमने 370 और 35A हटाने के बाद जिस तरीके से वहां पर शांति बहाल हुई है, आतंकवादी गतिविधियों में घटनाएं कम हुई हैं, जवानों की जो हमारी शहादत हुई है वो कम हुई है, वो ड्रास्टिकली कम हुई है। हर शुक्रवार को जो हम देखते थे कि पत्थरबाजी चलती थी और लाखों नौजवान बच्चे जेलों में भर दिए जाते थे, कम से कम आज वो स्थिति नहीं है। एक विकसित देश की जो विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी का, कश्मीर भी आज उससे जुड़कर चल रहा है। आज आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के केंद्र में रखा गया है, आज वहां पर देखेंगे तो सबसे ऊंचाई पर मोटरेबल रोडवे जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख के क्षेत्र में है, रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। तो किस तरह, और वहां पर आईआईएम का भी एक प्रस्तावना है, वहां पर आईआईएम जैसे जो ठीक है, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है
जब जनता वोट देने जाती है और बहुत सारे उसमें तमाम मुद्दे भी रहते हैं। शायद यही वजह रही कि लोकसभा में चुनाव में आप लोग एक भी सीट कश्मीर से आप लोग नहीं लड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कश्मीर में इस बार आप लोग को क्यों लग रहा है, या फिर कितना कॉन्फिडेंस है, फोकस वोट प्रतिशत बढ़ाने में रहेगा या फिर वाकई एक आध सीटें आप लोग जीत सकते हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ हैं आप लोग? संक्षेप में। नहीं, देखिए भागीरथ जी, अगर आप कोई इलेक्शन लड़ने जाते हैं, अगर हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो निश्चित तौर पे जीतने के लिए लड़ने जाते हैं। तो हमारा तो ये कतई भी ये नहीं है कि हमारा वहां पे वोट प्रतिशत बढ़े या हमारी वहां पे सीटें बढ़े। हम वहां पर सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और सारी की सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम वहां पर ठीक है, सरकार बनाने की बात करें, एक बार सरकार आप बना भी चुके हैं पीडीपी के साथ गठबंधन में, ठीक है। मलिक जावेद जी, देखिए बीजेपी पहले सरकार में रह चुकी है, भले गठबंधन में रही है पीडीपी के साथ, लेकिन अभी देखिए जिस तरह से 370 को लेकर कई विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिला, लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिला, लेकिन अब 370 जहां पर एनसीपी ने कहा है कि उनके एजेंडे में है कि 370 हम वापस बहाल करेंगे और आप उनके साथ गठबंधन में, तो कैसे आप क्या सिर्फ यही समझ रहे हैं कि इसके जिस तरह से गठबंधन में आप जा रहे हैं कश्मीर में आपको फायदा होगा, जम्मू में जो भी आप जिस तरह से मजबूत स्थिति में है या नहीं है उसमें ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? क्या रणनीति इसको लेकर? मलिक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हुदा जी, देखिए आप जिस तरह से कह रहे थे कि बीजेपी बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन 370 हटाने के बाद बीजेपी को बहुत सारी जगह इसका फायदा जरूर मिला है, क्योंकि बहुत सारे जगह चुनाव प्रचार में इसको एक मुद्दा बनाया गया था बीजेपी ने और लगातार कांग्रेस को घेर रही थी। हुदा जी, आप मुझे सुन पा रही है? मुझे लगता है हमारी आवाज उन तक भी नहीं पहुंच पा। निशान जी, उस वक्त आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप उसको जोड़ दीजिएगा। लेकिन देखिए जिस तरह से मैंने कहा, जब से मैंने पीडीए की जिक्र किया था उस वक्त, तो आपने उस वक्त ज्यादा फोकस नहीं, क्योंकि अगर पीडीए जो एक सपना था अखिलेश यादव का, जिसको लेकर अच्छी खासी सीटें आपको मिली है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वही 370 हटने के बाद पीडीए फॉर्मूला यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार ने जिस तरह 370 हटाया वो यहां पर लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस जो आपके साथ गठबंधन में थी, अब यहां पर एनसीपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन एनसीपी ने कहा 370 फिर से बहाल करेंगे। अगर बहाल करेंगे तो पीडीए का जो यहां पर आपका एक रणनीति वो यहां पर खत्म हो जाएगी, पीडीए भी खत्म हो जाएगा यहां पर जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद। अगर जिस तरह से चुनाव में रिजल्ट जो भी आएगा, हालांकि केंद्र का एक मैटर रहेगा, लेकिन एनसीपी के घोषणा पत्र में कहा गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो भारत के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी बन के आई है, आपने देखा होगा कि भारत की जनता ने समाजवादी पार्टी को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीतियों को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए अहम भूमिका निभाई है। सेम इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के आप चुनाव की बात कीजिएगा तो जम्मू कश्मीर में आप देखिएगा कि पीड़ित, दलित और वंचित की आवाज के आधार पर ही ये एक समाजवादी पार्टी भी इसमें अपनी भागीदारी करेगी। कितने हिस्सेदारी करेगी, और जिसकी जितनी बड़ी भागीदारी होगी उसकी उतनी ही बड़ी हिस्सेदारी होगी। ये मैं पहले भी कई चैनलों से कह चुका हूँ। इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड क्लियर है कि अपना हमारी, लेकिन अगर यहाँ पे अगर समर्थन की बात करें, क्योंकि जो आपकी रणनीति पीडीओ के लेकर, वो तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी यहाँ पर लागू कर रही है और कांग्रेस तो एनसीपी के साथ गठबंधन में है। कहाँ लागू कर रही है? मैं मान भी लूं, अगर मैं मान भी लूं, आप चैनल के माध्यम से अगर मैं इस बात को स्वीकार भी कर लूं, तो अगर 370 हटने के बाद किसी एक पंडित का घर बसा हो तो वो बता दिए, कोई एक व्यक्ति, लेकिन आरक्षण तो मिलना शुरू हो गया ना वहां पर। लेकिन कागजों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला रहा है कि ओपीएम की पुड़िया निकाल के आप एकदम से डाल दीजिएगा। अभी आपने, मैं खुद स्वयं अनंतनाग से एक सर्वे करके आया हूँ। अनंतनाग जैसे एक संवेदन इलाके में जहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोगों की सरकार के अधीन हम लोग अब चुनाव जीत जाएंगे, आप देखिएगा अनंतनाग जैसे संवेदन इलाके में आज भी आतंकवादी है, बच्चे परेशान है, घर से नहीं निकल पा रहे। मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी या वरिष्ठ पत्रकार कोई भी बता सकता है कि कोई एक घटना ऐसी हो जो रुक गई हो? मैं पूछना चाहता हूँ। अग्निवीर जैसी योजनाओं के माध्यम से जो वहां पे कार्यकर्ता लगाए गए होंगे वो कोई सफल नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिएगा कि मैं फिर कहूंगा, आज फिर जिस राहुल गांधी पे इन्होंने टिप्पणी की है दोबारा से, तो आने वाले समय में जिस कदर भारत ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, प्रधानमंत्री के रूप में मैं स्वीकार इसलिए कहूंगा क्योंकि ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये देश जानता है, राज्य जानता है, प्रत्येक पत्रकार जानता है, आम नागरिक जानता है, सब लोगों को मालूम है कि ये गठबंधन की एक सरकार है जिसके अधीन ये सरकार आने वाले समय में जिसकी संख्या बल ज्यादा होगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन आप देखें जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी उत्तर प्रदेश के तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और एनसीपी जो भी आप पार्टी बता रहे हैं उसके गठबंधन से राहुल गांधी विजय हासिल करेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता इंडिया गठबंधन के तहत वोट करेगी। और आने वाले समय में फिर मैं दोबारा से कहूंगा, इनकी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर से इनके रथ को रोका गया है, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी रोका जाएगा। और मैं वादे से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता कभी भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीतियों को स्वीकार नहीं करेगी। आप ये देखते रहिएगा और आने वाले समय में मैं बता दूंगा। मेरा फिर आज एक सवाल है दोबारा से
लेकिन करना नहीं चाहता था कि जिस देश के अंदर पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही हो, शिक्षकों के साथ अभद्रता हो रही हो, मीडिया के साथियों के साथ, क्या तुम्हें लगता है कि कश्मीर स्वीकार करेगी? कश्मीर के भी लोग पढ़े लिखे हैं, कश्मीर के लोग ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है, इनके राज्य अरे मान्यवर अखिलेश यादव ही पत्रकारों की जात पूछा करते हैं, अखिलेश यादव ही पत्रकारों की जात पूछा करते हैं और जात पूछकर उनको जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किस अपमान की बात कर रहे हैं आप? किस अपमान की बात कर रहे हैं आप? धर्म की बात। भगीरथ जी सवाल उठा है, मैं जवाब देना चाहूंगा। हिंदुस्तान का नंबर बहुत निचला जा चुका है। मैं बता हर पत्रकार से, जर्नलिस्ट से, मीडिया साथी से जात पूछने वाले लोग आज यहाँ पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, के साथ क्या हरकत करते हैं, ये पत्रकारों के सम्मान की बात कर रहे हैं। उनके अलायंस के पार्टी के लोगों ने पत्रकारों को बैन करके रखा हुआ है और ये यहाँ पे पत्रकारों के सम्मान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा भगीरथ जी, कांग्रेस पार्टी ने संसद भवन के अंदर कट गए तरीके से 18 जर्नलिस्टों को बैन किया था। बाद में उसमें हो हल्ला हुआ तो उसके बाद उनको वो वापस लेना पड़ा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है हम थोड़े मुद्दों पे आ जाते हैं क्योंकि हम थोड़ी दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हुदा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, जब भी आपके नेता किसी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं या जब भी किसी बाइट देने बैठते हैं, अक्सर हम देखते हैं एक तरफ तस्वीर रहती बाबा साहब अम्बेडकर की, एक तरफ तस्वीर रहती है भगत सिंह की। वो भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो भी चाहते थे कि देश आजाद हो, इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और देश एकजुट भी रहे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो संविधान उनके नेतृत्व में बना, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो संविधान लागू नहीं हुआ था। बहुत सारे जो उसमें संविधान थे, वहां का संविधान अलग था। 370 हटाने के बाद जो संविधान था बाबा साहब अम्बेडकर का, वो सब जगह लागू हो गया। आरक्षण जो बाबा साहब के नेतृत्व में लेकर आए, वो आरक्षण लागू नहीं होता था। भगत सिंह की जो एक सोच थी कि देश आजाद हो, देश एकजुट हो, तो उसके अलग जिस तरह से आपके बयान अभी आप दे रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फोटो तो आपने लगा लिए, लेकिन उनकी जो एक आइडियोलॉजी उससे आप किनारा कर रहे हैं। हुदा जी जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस से वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वहां की परिस्थितियां अलग थी। उसका वो भी टेम्पररी था, एक ऐसा स्टेट जिसको पार्टीशन का दर्द सहना पड़ा, एक ऐसा स्टेट जहां पे कहीं सारे मसले मसाइल हुए, इंक्लूडिंग जो पंडितों के साथ मसला हुआ है, वो भी ऑब्वियसली एक गौरव फिक्र की बात है। लेकिन कश्मीर ने पार्टीशन का दर्द सहा है, पंजाब ने सहा है, हरियाणा ने सहा है, बंगाल ने सहा है, बिहार ने सहा है, पूर्वोत्तर ने सहा है। आप बीजेपी के प्रवक्तों को कहिए कि चुप करके हमारी बात सुने। उनके टाइम पे हम नहीं बोलते तो प्लीज कृपया करके हमारे टाइम पे वो ना बोले। झूठ तो मत बोलिए, औरों की बात सुनने का हौसला रखिएगा। ये अपनी झूठ की राजनीति बंद करिएगा आप। हमने लद्दाख में देखा, इंडी अलायंस बलात्कारी बचाओ गठबंधन बनकर रह गया है। आज की तारीख में इंडी अलायंस सिर्फ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बलात्कारी बचाओ गठबंधन बना हुआ है। आप इस तरह से तो डिबेट नहीं हो सकती। अगर बीजेपी वाले बोलना चाहते हैं फिर वही बोल रहे हैं, हम बाद में बोल लेंगे। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। आप अपना झूठ कहीं और जाके परोसिएगा, औरों का सच भी सुन लीजिएगा। जिस तरह बचाओ पार्टी से सच सुनने की आदत नहीं है, बलात्कारी बचाओ पार्टी से सच सुनने की आदत नहीं है। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। अगर बीजेपी वाले अपना झूठ बार-बार, हुदा जी, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी वो एकमात्र पार्टी थी जो बड़े-बड़े एस्टैब्लिश पार्टियों के बीच में निकल के, जिसने पंजाब में सरकार बनाई, जिसने दिल्ली में सरकार बनाई, तो मुझे लगता है उनके प्रवक्ता इतने यहाँ पर सक्षम है कि अगर बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं, तो अपनी बात रख सकते हैं। आपने जेल में डाल दिया, तब भी ये पार्टी ना टूटी है ना टूटेगी। आने वाले विधानसभा में आप देखिएगा फिर से वही भारी बहुमत में आएगी। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर जो आपका रुख है, जिनकी आप तस्वीरें लगाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाता है। हुदा जी, जिस तरह से आप कह रही हैं उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खा रहा है। आपकी बातें उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खा रही है। आपकी जो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल है, जो पंजाब में भी लागू किया हुआ है, मॉडल की बात कर रहे, आप शिक्षा का वो वाली स्थिति करके दिखा दे जो हमने किया है। आप स्वास्थ्य पे बात कर लीजिएगा, मोहल्ला क्लिनिक के सराहना यूनाइटेड नेशंस बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। कोई काम की मुद्दे की बात तो कर नहीं सकते। आप लोग सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति करते हैं। मुद्दे की ना आप लोगों को बात करना आती है, ना कोई काम करना आता है, ना लोगों की समस्याओं को सामने रखना आता है। JNK में आप लोग मुंह की हारेंगे। आप लोग राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बढ़ के इंटरनेशनल लेवल के वो नेता है जिसको आपकी पूरी पार्टी
कोशिश हुदा जी, लेकिन आपके बयानों से ऐसा लग रहा है कि शायद आप प्रवक्ता नहीं, आप कांग्रेस की प्रवक्ता, क्योंकि एक जमाने में आपके पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं को खूब कोसते थे पानी पी पी के। ठीक है अरविंद वासी, देखिए राजनीति तो है यहाँ पर, लेकिन 370 यहाँ पर कितना असर डालने वाला इस बार लोकसभा के चुनाव में? देखिए लोकसभा के चुनाव में हमने देखा यहाँ पर उसका असर कितना हुआ, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव है अरविंद जी, कितना असर डालने वाला है यहाँ पर? हम सब बीजेपी पे इन चंद मुद्दों पे एकजुट हैं। सुनाई नहीं पड़ रहा, मैं क्या जवाब दे पाऊंगा? जी अरविंद जी, लाए चली जा रही है। अरविंद जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ रही है जी। 370 कितना असर है इस बार विधानसभा के चुनाव में, और जिस तरह से राहुल गांधी के बयान सामने आ रहे हैं, ये और किस तरह से आक्रामक होता हुआ दिखाई देंगे, और क्या इसका असर चुनाव में कुछ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए आक्रामकता तो बहुत बढ़ेगी, ये सच्चाई है, और ये खाली एक तरफ से नहीं बढ़ेगी, दोनों तरफ से बढ़ेगी, क्योंकि जब एक लीडर बोलेगा तो दूसरा उसको काउंटर करेगा। रही बात कि इन चुनावों में क्या रिजल्ट्स आएगा, काफी क्लियर है कि जो जम्मू क्षेत्र है वो भाजपा का स्ट्रांग एरिया है। वैली में शायद एक धर्म विशेष की वजह से बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं है, कितनी सीटें निकाल पाएगी ये देखना होगा, और वहां से निकाल लद्दाख में जीत रहे हैं, कहीं पे भी कैंडिडेट आप भी मत बोलिए, कहीं पे नहीं जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। ओपन चैलेंज है वालों की तरफ से आप लोगों को, कहीं पे नहीं अस्तित्व है बीजेपी का। मैं इस तरह शोर नहीं मचाता। ठीक है हुदा जी, सुन लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक की किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो अपने एक राय रख रहे हैं, वो सुन लेते हैं। ठीक है अरविंद जी, मैं अपनी व्यू दे रहा हूं और वो व्यू सुनने पड़ेंगे भाजपा को भी, कांग्रेस को भी और आपको भी। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि वैली में कितनी बीजेपी सीट निकाल पाएगी आज की तारीख में मैं इसलिए नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूं क्योंकि पोजीशन क्लियर नहीं है, तो उस पर डिपेंड करेगा गवर्नमेंट कौन बनाने जा रहा है। रही बात इसकी कि कौन बनाएगा, जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो बनाएगा, तो ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि किसने क्या करा। सबने देखा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके उस प्रदेश का क्या हाल करा था, उसके बाद एक चेंज आनी शुरू हुई, उस चेंज को भी एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द चेंज बट वी विल शाउट। तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ अच्छा हुआ है तो ठीक हुआ, ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ बुरा हो रहा था, काफी बुरा हुआ, इसलिए वहां से पलायन भी हुआ। सब कह रहे हैं कि कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया, वो बेचारों ने दोबारा आके 20-25 साल जो मेहनत करी यहाँ पे दोबारा स्टेब्लिश हुए हैं, वो इतनी आसानी से शायद नहीं जाना चाहते, फिर उखड़ के वहां चले जाएंगे। ये कोई बोलने को राजी नहीं है इस बात को। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 90 में ऐसा हुआ था, मैं जिस बैंक में था वहां पे बहुत स्टाफ दिया गया था, हम सब ने ओवर पोजीशन में जाके एक्सेप्ट करे थे अपने उन भाई बहनों को कि सबकी मदद करनी है। तो क्या आज वो उखड़ के वापस चले जाए वहां पर? इन्होंने जाना है जाएंगे, लेकिन इसको मुद्दा मत बनाइए, पॉलिटिक्स में इतना मत गिरो पॉलिटिकल पार्टीज कि आम आदमी की दिक्कत हो। यही मेरा संदेश है बस। ठीक है श्रीवास्तव सर, देखिए बीजेपी जम्मू कश्मीर में विकास की बात यहां पर कर रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से खासकर कांग्रेस से स्टेटहुड की बात कर रही है, और एनसीपी तो कह ही रही है कि 370 हम एक वापस लेकर आएंगे ये उनके एजेंडे में। हालांकि केंद्र सरकार साफ कह चुकी है, देखना होगा जिस तरह से उनके अधिकार में कितना आता है, लेकिन वो इसके एजेंडे में है, एनसीपी के एजेंडे में है। तो जिस तरह से दोनों तरफ से अपने अपने मुद्दे यहाँ पर सामने रखे जा रहे हैं, अभी कौन किस मुद्दे पर यहाँ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तो यूनियन टेरिटरी है, इसमें कोई शक नहीं है, जीतने के बाद भी बहुत सारे अधिकार राज्य सरकार को नहीं मिलेंगे। क्या जनता जिस तरह से तो कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, क्या जनता उस बदलाव के साथ है, या फिर वो भी चाहती है कि जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्टेटहुड होना चाहिए? देखिए जनता, वहाँ स्थानीय जनता के मुद्दे क्या है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अगर इस दौरान वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, यहाँ लोगों को नौकरी मिली है, तो ये भी एक मुद्दा है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पिछले चुनाव में आपने 2024 में देखा होगा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में चुनाव का एजेंडा था। दूसरी बात है महंगाई, बेरोजगारी और भी मुद्दे थे, उनको लेकर के विपक्ष चुनाव में था। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार हमेशा विकास के एजेंडे पर काम कर रही थी। अब वहाँ कितना विकास हुआ तो वहाँ की आवाम तय करेगी कि कितना विकास हुआ। जहाँ तक मैंडेट का सवाल है, देखिए ये पूरे जम्मू कश्मीर में 10 साल में कितनी गवर्नेंस हुई है और तमाम चीज़ें, वहाँ की जनता वाकई अगर इससे खुश है, धारा 370 हटने के बाद, और वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, तो निश्चित वोट जाएगा किसको? भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जिस तरह से ये बांटा गया कि भाई कश्मीर इलाके में जो है वहाँ कमज़ोर है, जम्मू में ज़्यादा मजबूत है, जम्मू का भी मैंडेट देखा जाएगा कि क्या काम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं चुनाव में। देखिए
हर दल अपने अपने एजेंडे के साथ काम करता है। आपने पीडीए की बात किया, आपने वहाँ जातिगत जनगणना भी एक मुद्दा होगा भाई, जो जिस मुद्दे को राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, वहाँ पर आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये सारे मुद्दे आएंगे। अब इस पर कितना, किस दल को कितना समर्थन वहाँ की जनता का मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 10 साल एलजी का शासन रहा, तो एक चीज और भी होता है, जहाँ तक हमने देखा है कि लगातार जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन होता है, जनता जब चुनाव होता है तो बढ़ चढ़ के उसके थोड़ा कहीं न कहीं अगेंस्ट जाती है। यहाँ पर अगर एलजी ने अच्छा शासन किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मदद मिलेगी। लेकिन ये बात मान लीजिए कि जो भी वार पलटवार हो रहे हैं, आज राहुल गांधी ने बोला, कल प्रधानमंत्री जी जाएंगे वो बोलेंगे, उसके बाद अन्य दलों के बड़े नेता जाएंगे, एक दूसरे पर वार पलटवार होगा इस चुनाव में। और ये बड़ा गंभीर, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है जम्मू कश्मीर का, जहाँ पर पूरे देश की नज़र है, पूरे विश्व की नज़र है कि इस चुनाव के क्या नतीजे आएंगे और इस पर क्या होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 370 हटना जब एक बहुत बड़ा कदम था भारतीय जनता पार्टी का जिसने किया, और अगर इसको कंटिन्यू किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में देश की मुख्य धारा से वहाँ के लोग भी जुड़ पाएंगे। अब रही बात सरकार चुनने के बाद, वहाँ पर किसकी सरकार बनती है ये देखना होगा। और इस पूरे जो मूवमेंट है भारत सरकार का, जो भारत सरकार ने जिस तरह से वहाँ पर प्रयास किया, अगर उसको आगे बढ़ाने का काम होता है तो वहाँ की आवाम को बहुत फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पर आतंकवाद रुकने की जैसी घटनाएं हैं उसको पूर्ण विराम लगना चाहिए। और हमको लगता है कि अमन चैन किसी भी राज्य की जनता ही कायम करती है। अगर जनता संयमित रहेगी तो वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है वाकई चुनाव ने सबका कम से कम इसको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि राज्य में सरकार होगी तो और ज्यादा बेहतर काम होगा। अब यूनियन टेरिटरी हो या स्टेटहुड का जो दर्जा जिस तरह चुनने की बात की जा रही थी, जो भी हो, लेकिन चुनाव जरूर होना चाहिए। लोकतंत्र एक बहुत बड़ा पर्व है, और लोग, क्योंकि हम देखते हैं जो पड़ोसी देश है, जो आतंकवादी है, वो इसी कोशिश में लगा रहता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो। इसलिए हमने देखा है कुछ समय पहले आतंकवादी लगातार घटनाएं हो रही है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र का महापर्व है, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, सबको स्वागत करना चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक अलग मुद्दा है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अमित तिवारी जी, मलिक जावेद जी, निशांत ठाकुर जी, उदा जरीवाला जी, अरविंद वत्स जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव तो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। बीजेपी 370 को लेकर जिस तरह से उसने 370 वहां से हटाया है, इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी चुनाव में उतरी है। लेकिन अब राहुल गांधी की तरफ से इसी को मुद्दा बना लिया गया, स्टेटहुड देने की बात कर रहे हैं, और जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन में एनसीपी, वो 370 वापस लाने की बात कर रही है। लेकिन देखना होगा इसका असर कितना होगा। लेकिन इतना सच है, जिस तरह 370 हटने के बाद कुछ बंदिशें वहां पर थी, वो बंदिशें हट गई है। विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर आगे हो गया है। इसलिए हम लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को फिर से अस्थिर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और जम्मू कश्मीर की जनता इस बार इस चुनाव में और ज्यादा तेजी से भाग लेगी। वोट प्रतिशत हम पिछले बार से ज्यादा होते हुए दिखेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।